अरे विभा, तू नदी के किनारे क्या कर रही है? कुछ नहीं रमा, बस पानी भरने आई थी। लेकिन यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठी तो बड़ा अच्छा लगा। मन किया कि यहीं बैठकर प्रकृति के नज़ारे देखूं। देखो ना, कितना सुंदर है ये सब, है ना? अरे तुझे क्या हुआ? तू क्यों हंस रही है? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं? तू खुद इतनी सुंदर है कि गांव भर में तेरी सुंदरता के चर्चे हैं और तू इन नज़ारों को सुंदर बता रही है। क्या फायदा है सुंदरता का रमा? मेरी ये सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई है। मुझे नहीं चाहिए ये सुंदरता। नफरत होती है मुझे अपनी सुंदरता से। मुझे तो भगवान बदसूरत ही बना देता तो ही सही रहता। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है विभा? लड़कियां तो तेरी जैसी सुंदरता के लिए तरसती है और एक तू है कि तुझे अपनी सुंदरता से ही नफरत हो रही है। और क्या करूं, तू ही बताना। अरे क्यों, क्या हुआ विभा? कमला चाची ने फिर कुछ कहा क्या? विभा कुछ कहती उससे पहले ही उसकी सौतेली माँ आ जाती है। वाह, मैं वहाँ तेरा इंतजार कर रही हूँ कि कब राजकुमारी पानी लेकर आए, और एक तू है कि यहाँ बतियाने से फुर्सत नहीं है तुझे। माँ, मैं वो अब वो मैं करती रहेगी। चल घड़ा उठा और पानी लेकर चल। हाँ माँ। रमा ये सब खड़ी खड़ी देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसे पता था कि अगर उसने विभा के बचाव में कुछ भी कहा तो उसकी सौतेली माँ विभा पर और ज्यादा अत्याचार करेगी। इसलिए चाहकर भी रमा कुछ नहीं कह पाई। सारी सौतेली माँ एक जैसी ही होती हैं, बेचारी विभा। अरे माँ, कहाँ रह गई है? प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। ये महारानी थी कहाँ इतनी देर से? अरे नदी किनारे अपनी सहेली से बतिया रही थी, और कहाँ जाएगी? इसके लिए जगह है कहीं इस दुनिया में? बस जब देखो तब उस रमा से बतियाती रहती है। हमारी बुराई करने के अलावा और कोई काम है क्या इसको? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने आपकी कोई बुराई नहीं की रमा से। शरीफ तो ऐसे बन रही है जैसे दूध की धुली हो। बस शक्ल से ही सुंदर है, मन की तो काली है तू, काली। सुनीता, तुम ऐसे क्यों कह रही हो बहन? मैंने तो कभी इस घर के लोगों का बुरा सोचा ही नहीं। अरे अब बस बहस ही करती रहेगी कि कुछ काम भी करेगी? सारा काम पड़ा है और तू है कि तुझे बहस करने से फुर्सत नहीं है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? क्यों डांट रही हो मेरी बेटी को? हाँ, प्यारी सुंदर राजकुमारी तो बस यही है। और सुनीता, वो तो काली और बदसूरत है ना, इसलिए तुम्हारा प्यार सिर्फ एक ही पर आता है। सुनीता पर तो तुम्हें कभी इतना प्यार आता ही नहीं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तो और क्या मतलब था तुम्हारा? हाँ, बोलो बोलो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मोहन बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। विभा भी काम करने लग जाती है। अरे सुनीता, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? तू रोने क्यों लगी? मैं जानती हूँ माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते क्योंकि मैं काली और बदसूरत हूँ ना। सारा प्यार तो वो उस विभा पर ही लुटाते हैं। अरे नहीं मेरी रानी, तू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल रानी की तरह। अरे मैं हूँ ना, मैं तो तुझे बहुत प्यार करती हूँ ना। और तू उस कुलच्छनी को मत देख। फिर भी माँ, खूबसूरत चीजों से हर कोई प्यार करता है। मैं बदसूरत हूँ और कोई मुझे पूछता भी नहीं है। देखना, विभा अपनी खूबसूरती से ना एक दिन सबको अपना बना लेगी। हाँ। सुनीता ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और कमला सोच में पड़ जाती है। हाय, कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने इस नासपीटी को पाला था। अब तो मुझे डर लगने लगा है, कहीं इसकी सुंदरता मेरी बच्ची पर हावी ना हो जाए। मुझे तो अपनी बेटी के विवाह की चिंता होने लगी है। कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, वरना ये नासपीटी मेरी बेटी की जिंदगी को कलंक बना देगी।
कमला को अपनी बेटी की बड़ी चिंता रहती थी। एक और विभा थी जो बहुत खूबसूरत थी, वहीं दूसरी ओर सुनीता जो काली थी। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो भाग्यवान, क्या बात है? जी देखिए, हमारी सुनीता जवान हो रही है, मुझे उसके ब्याह की बड़ी चिंता हो रही है। वैसे भी हमारी बेटी थोड़ी कम खूबसूरत है, तो हो सकता है उसकी शादी में दिक्कतें आए। तो तुम अभी से ही उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान? अरे विभा बड़ी है, पहले हमें उसके ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। अरे तुम्हें अपनी बेटी की चिंता थोड़ी है, तुम्हें तो उस विभा की चिंता है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो भाग्यवान? आखिर विभा भी मेरी ही बेटी है और उसकी शादी का सोचना भी मेरा ही कर्तव्य है। तो मैंने कब कहा कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि तुम्हारी दूसरी बेटी भी है, तुम्हें उसकी भी चिंता करनी चाहिए। अरे विभा के ब्याह में तो ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन सुनीता के ब्याह में जरूर परेशानियां आने वाली हैं। तुम उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दो। देखो मैं मानता हूँ विभा के ब्याह में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी सबसे पहले विभा की शादी होगी, उसके बाद सुनीता की। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। मैं भी देखती हूँ कैसे ये उस कुलच्छिनी का ब्याह कराते हैं। कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा मुझे। माँ, आज खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं आज तेरे लिए खीर बनवा देती हूँ। विभा, ओ विभा। हाँ माँ। सुन, आज मेरी बच्ची को खीर खाने का मन है, तो तू जा और सेठ जी के यहाँ से जरा दूध ले आ और जल्दी से स्वादिष्ट खीर बना दे मेरी बेटी के लिए। जी ठीक है माँ, मैं अभी जाकर दूध ले आती हूँ। माँ, दूध लाने के पैसे तो दे दो। अरे हाँ हाँ, वो मैं बाद में दे दूंगी। तू जा, पहले जाके दूध ले आ और सेठ जी से मेरा नाम बता देना। कमला जानती थी कि विभा की खूबसूरती का कैसे फायदा उठाना है, इसलिए वो ऐसा काम करती थी। जब कमला कोई भी सामान लेने विभा को भेजती तो उसे पैसे नहीं देती थी, ताकि लोग उसकी खूबसूरती देखकर सामान मुफ्त में दे दें। विभा एक पतीला लिए सेठ जी के घर की ओर बढ़ जाती है। सेठ जी, सेठ जी। हाँ, कौन है? सेठ जी, मैं विभा, माँ ने भेजा है मुझे। अरे अरे विभा, तू बाहर क्यों खड़ी है? हाँ, इसे अपना ही घर समझ। आजा, अंदर आजा। सेठ जी नियत का बहुत बुरा आदमी था। उसकी पत्नी की बहुत पहले मौत हो चुकी थी, जिसके कारण आए दिन उसकी नियत गांव की बहू बेटियों पर रहती थी। सेठ जी, मुझे जल्दी से दूध दे दीजिए, मुझे घर जाकर खीर भी बनानी है। अरे हाँ हाँ, तू बैठ 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 तो सही। इतने में हरिया आ जाता है। हरिया सेठ के यहाँ नौकरी करता था और सेठ की चालबाजियों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो विभा को देखकर ही अपना दूसरा काम छोड़कर सेठ के पास आता है। सेठ हरिया को देखकर सक पका जाता है। हरिया, इस लड़की को दूध तौल कर दे दे। जी सेठ जी, अभी दे देता हूँ। आओ विभा, बताओ कितना दूध चाहिए? हरिया दूध तौलकर विभा को दे देता है। सेठ जी, वो माँ कह रही थी कि पैसे वो खुद दे देंगी। अरे तू भी ना, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही है? बस मुझे थोड़ी सी खीर खिला देना, इतना ही काफी है। हाँ हाँ सेठ जी, क्यों नहीं। तो फिर तू खीर बना, मैं अभी पहुँचता हूँ। विभा को थोड़ा सा अटपटा सा लगा, लेकिन मजबूरी में वो कुछ नहीं कह सकी और दूध लेकर वहाँ से चली जाती है। आ गई महारानी, इतना समय लगता है दूध लाने में? दूध लेने गई थी या घी बनाने? वो माँ, सेठ जी कह रहे थे कि दूध के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी खीर खिला देना कह रहे थे। हाँ हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? खीर बना ले और जाकर सेठ जी को भी खिला देना, कम से कम दूध तो मुफ्त में मिल गया। लेकिन ये तो गलत बात है ना माँ,
किसी से कोई चीज मुफ्त में लेनी सही नहीं है। चुप कर, मुझे मत बता और जाकर खीर बना। ठीक है माँ। माँ, मुझे तो इसकी खूबसूरती देख देख कर ही जलन होती है। और एक मेरा रंग है, न जाने भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बना दिया। कभी कभी तो लगता है कि मेरा ब्याह ही नहीं होगा। अरे तू फिक्र मत कर मेरी बेटी, मैं हूं ना। देखना, मैं तेरा ब्याह ऐसी जगह करूंगी जहाँ तू राजकुमारियों की तरह रहेगी। अरे पर पिताजी तो पहले उस विभा का ब्याह कराने पर उतारू हो रखे हैं। अरे तू चिंता मत कर, मुझ पर सब छोड़ दे, मैं हूं ना तेरी माँ। विभा खीर बना रही होती है और दोनों माँ बेटी गप्पे लड़ा रही होती हैं। तभी वहाँ सेठ जी आ जाते हैं। कमला भाभी, अरे ओ कमला भाभी। अरे अरे सेठ जी, आप धन्य भाग हमारे, हमारा तो घर ही पवित्र हो गया आपके कदमों से। अरे आइए आइए, अच्छा हुआ कि आप ही आ गए। मैं तो विभा को भेजने वाली थी खीर लेकर। सेठ और कमला बात कर ही रहे थे कि तभी विभा खीर लेकर आती है और सबको परोसती है। सभी लोग खीर खाने लगते हैं। वाह, मजा आ गया खीर खा के। बिल्कुल ऐसी ही खीर मेरी पत्नी बनाकर खिलाती थी। अब तो मेरी किस्मत में ही नहीं है ऐसी खीर। कमला भाभी, एक बात कहूँ? हाँ हाँ सेठ जी, कहिए ना। मुझे विवाह बहुत पसंद है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। वैसे भी तो तुम्हारी सौतेली बेटी है और इसके बदले में तुम्हें ढेर सारा धन दौलत दूंगा, जिससे तुम सुनीता का ब्याह किसी राजकुमारी की तरह कर सकोगी। फिर तुम्हारी बेटी राज करेगी। हाँ। सेठ की बातें सुनकर कमला लालच में आ जाती है। वो सब तो ठीक है सेठ जी, पर विभा के पिता वो कभी नहीं मानेंगे। अरे वो सब तो देखना ही होगा भाभी जी। अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना। जी ठीक है, कुछ करती हूँ मैं। सेठ वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कमला के मन में लालच का सैलाब जाग जाता है। कमला सारी रात सोचती रहती है और अगली सुबह, पिताजी, आज माँ नहीं उठी, क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ बिटिया, मैंने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कमला, ओ कमला, अरे क्या हुआ तुझे? आज इतने समय तक सो रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं जी, अरे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे ना जाने क्या हो गया। आप मुझे जरा वैद्य जी के पास ले चलिए। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कैसे इलाज कराऊंगा मैं तुम्हारा? हाँ तो ठीक है ना, मर जाने दीजिए मुझे। मेरी तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है। मर जाऊंगी तब जाकर सबको शांति मिलेगी यहाँ। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कहती है? आपको कुछ नहीं होगा। देखता हूँ, किसी से कोई मदद मांगता हूँ, शायद कहीं कोई मदद दे दे। मोहन पैसों की मदद मांगने के लिए गांव के जमींदार के पास जाता है, लेकिन जमींदार उसको पहले पिछली उधार चुकाने को कहकर पैसा देने से मना कर देता है। वो और भी कई लोगों के पास जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हार कर मोहन खाली हाथ वापस आ जाता है। मैंने बहुत कोशिश की कमला, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। मोहन उदास होकर घर के आंगन में बैठ जाता है। कमला जोर जोर से खांसने का बहाना करने लगती है। माँ तुझे ये अचानक से क्या हो गया? लो ये पानी पी लो। अब कोई फायदा नहीं है बेटी। लगता है मेरा अंत समय आ गया है। अब मुझे जाना ही होगा। ऐसे मत कहो माँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या ही अच्छा होगा? हम गरीबों की जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मैं इस बीमारी से लड़ते लड़ते मर जाऊंगी। मुझे इलाज नहीं मिल पाएगा। कोई तो होगा, कोई तो हमारी मदद करेगा। हाँ, याद आया,
अरे सेठ जी बहुत बहुत ही बढ़िया इंसान है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। विभा बेटी, तू जा, तो उनसे ना कुछ मदद मांग ले। अगर उन्होंने भी मदद नहीं की तो मेरी चिता जलाने के लिए तुम सभी तैयार रहना। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी सेठ जी के पास जाकर उनसे मदद मांगती हूँ। विभा भागती हुई सेठ जी के पास जाती है। अरे विभा, आओ आओ आओ, क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो। विभा सेठ जी को सारी बातें बताती है। विभा की बात सुनकर सेठ मन ही मन बहुत खुश होता है, लेकिन वो अपनी भावनाएं छिपाए हुए कहता है, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा ऐसा मत कहिए सेठ जी, मेरी माँ मर जाएगी। कृपया आप हमारी मदद कर दीजिए। देखो विभा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, शहर के एक सेठ से मेरा लेना देना चलता रहता है। अगर तुम कहो तो मैं उससे लेकर तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन लेकिन क्या सेठ जी? विभा, तुम तो जानती ही हो, ये शहर वाले सेठ बड़े कठोर दिल के होते हैं। अब पैसे तो मैं ले आऊंगा, लेकिन उसके बदले उनके पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। फिर भी 10% ब्याज पे पैसा मिलेगा। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। लेकिन सेठ जी, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम 10% ब्याज कैसे दे पाएंगे? हमारा घर और खेत तो पहले से ही जमींदार के यहाँ पर गिरवी रखा हुआ है, फिर हम क्या गिरवी रखेंगे सेठ जी? इतना कहकर विभा फूट फूट कर रोने लगती है। सेठ को तो मानो इसी पल का इंतजार था। अरे रे रे विभा, अरे तुम रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। सुनो, तुम मेरी बात सुनो। अरे ये शहर वाले सेठ बड़े कठोर दिल के हैं, लेकिन मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जा रहे। देखो देखो, अगर तुम कहो तो मैं अपनी ये हवेली गिरवी रख देता हूँ, लेकिन तुम चुप हो जाओ। सेठ जी की बात सुनकर विभा को थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसके आंसू अभी तक बहे जा रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन मैं अपनी हवेली तभी गिरवी रखूंगा जब तुम मुझसे शादी करने को राजी हो, वरना तुम जानो और तुम्हारी माँ, अगर वो मर गई तो फिर मुझे मत कहना। हाँ। सेठ का बदला हुआ रूप देखकर विभा के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसे सेठ की नीयत पर शक तो पहले से ही था, लेकिन अब वो मजबूर हो चुकी थी। एक तरफ उसका भविष्य और दूसरी तरफ उसकी माँ की जान। आखिर विवश होकर विभा सेठ से शादी के लिए हाँ कह देती है। अरे ये हुई ना बात। देखो तुम रुको, मेरे पास उस सेठ की कुछ अमानती रकम पड़ी है, अभी मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। अगर इलाज में और जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं और लेता आऊंगा। विभा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो सेठ से पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ, माँ देखो, मैं आपके लिए पैसे ले आई हूँ। पिताजी, अब आप माँ को जल्दी से वैद्य जी के पास इलाज के लिए ले जाइए। अरे वो सब तो ठीक है बेटी, लेकिन ये पैसे तेरे पास आए कहाँ से? वो मैं अरे सुनिए जी, मुझे जल्दी से ले चलो, मेरी तो सांसें रुक रही है। फिर आकर बातें कर लेना। हाँ पिताजी, माँ को जल्दी लेकर चलिए। मोहन जब कमला को इलाज के लिए लेकर जाता है, तभी सुनीता बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अरे अरे मेरी बच्ची को क्या हो गया? हाय मेरी बच्ची। लगता है इसे तुम्हारी चिंता लग गई है। विभा उसके चेहरे पर पानी की छींटे डालती है। एक काम करिए जी, आप यही सुनीता के साथ रहिए, मेरा इलाज विभा करा लाएगी, है ना विभा? जी पिताजी, आप सुनीता का ख्याल रखिए। विभा कमला को लेकर जाती है। रास्ते में चलते चलते एक काम करते हैं, उस मंदिर में जाकर प्रार्थना कर लेते हैं, हो सकता है भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दे। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, चलिए ना। लगता है मेरी तबीयत अब पूरी तरह ठीक हो गई है, अब मुझे वैद्य जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। देखा माँ,
भगवान ने आपकी कितनी सहायता की। चलिए, अच्छा हुआ, अब मैं आपको घर छोड़कर आती हूँ और ये पैसे मैं सेठ जी को वापस कराती हूँ। अरे ये तू क्या कह रही है? भला घर आई लक्ष्मी को कोई वापस करता है क्या? हो सकता है इस लक्ष्मी की वजह से ही मैं ठीक हुई हूँ। एक काम करते हैं, इस धन को हम यही मंदिर में दान कर देते हैं। माँ मुझे ये पैसे सेठ जी को वापस करने ही होंगे, वरना क्या? विभा सारी बात कमला को बताती है, जिससे कमला जानबूझकर फिर से खांसना शुरू कर देती है। लगता है मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी है। हे भगवान, मुझे पूरी तरह से अच्छा कर दे। मैं तुझे ये सारा धन चढ़ाऊंगी। नहीं माँ, ये तुमने क्या किया माँ? अब मुझे उस सेठ जी से ब्याह करना ही होगा। ए कमला भाभी, अरे ओ कमला भाभी, अरे मोहन, आज तुम भी घर पर ही हो? चलो अच्छा है। सेठ जी, आप कोई काम था तो मुझे बता दिया होता, मैं घर पर आ जाता। आपने क्यों तकलीफ की? कमला भाभी, क्या आपने मोहन को कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? क्या बात है सेठ जी? सेठ सारी बातें मोहन को बताता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? भला मैं अपनी बच्ची का विवाह आपसे कैसे कर सकता हूँ? वो तो आपसे कितनी छोटी है। मुझे वो सब नहीं पता। या तो मुझसे अपनी बेटी का विवाह करो या फिर मेरे सारे पैसे मुझे वापस कर दो। मैं कल तक की मोहलत दे रहा हूँ। अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो हाँ, मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा कहकर सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मोहन फूट फूट कर रोता है। ये तूने क्या कर दिया बेटी? तूने अपनी जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? पिताजी, मैं और क्या करती? आप ही बताइए। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। मुझे माँ की जान बचानी थी, इसलिए मैंने ये सब किया पिताजी। नहीं, मैं तेरी शादी उस सेठ से नहीं होने दूंगा। आय हाय, कैसे नहीं होने देंगे? उसके जो पैसे हमारे पास है वो कैसे दोगे उसे? अरे तू कैसी माँ है जिसने तेरी जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी? तो उसी को उस सेठ के पास भेजने की बात कर रही है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी का विवाह उससे हरगिज नहीं करूंगा। मैं ये घर बेचकर सारे पैसे चुका दूंगा। और हम लोग कहाँ जाएंगे? दर दर की ठोकरें खाएंगे। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे इस घर को बेचते हो। कमला बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। पिताजी, आप परेशान मत होइए। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। ओह मेरी बच्ची। मोहन अपनी बेटी को गले से लगाकर फूट फूट कर रोता है। रात होती है, लेकिन मोहन करवटें ही बदलता रहता है। उसे रात भर इसी सोच में नींद नहीं आती कि सुबह सेठ आएगा और उसकी बेटी को ले जाएगा। मोहन अपनी बेटी के पास जाता है और धीमे से, उठ बेटी। पिताजी, क्या हुआ? आप इतनी रात में? बेटी, चल मैं तुझे यहाँ से बहुत दूर ले चलूंगा। फिर वो सेठ तुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। मोहन अपनी बेटी को अंधेरे में लेकर जंगल की ओर चला जाता है। चलते चलते उसे सुबह हो जाती है। तभी उसे एक कुटिया दिखाई देती है। अब वे जंगल में बने एक कुटिया में पहुंच जाते हैं। उस कुटिया में कोई नहीं रहता था। बेटी देख, लगता है कुटिया में कोई न कोई रहता है। एक काम कर बेटी, हम यहीं रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। पिताजी, पर माँ और सुनीता तो अकेले हैं। वो आपकी जिम्मेदारी है। आप उनके पास जाइए, मैं यहाँ अकेले रह लूंगी। नहीं बेटी, तू भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। विभा के बार बार जिद करने पर मोहन अपने घर चला जाता है।
और विभा वहीं उसी कुटिया में अपना जीवन बिताने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और विभा उस कुटिया में खुद को ढाल लेती है। एक दिन की बात है, लकड़ियां खत्म हो गई हैं। एक काम करती हूँ, कुछ लकड़ियां ले आती हूँ। विभा जंगल में लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है और चलते चलते एक बहुत ही सुंदर जंगल में पहुंच जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर नजारा है। वाकई में किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। मन करता है इन सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देखती रहूं। अरे वो क्या है? विभा की नजर एक विचित्र काले फूल पर पड़ती है। विभा ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी इतना सुंदर, खूबसूरत और वो भी काला फूल नहीं देखा था। वो उसे देखकर उसके पास जाती है। ये कैसा अद्भुत फूल है, मैंने तो पहली बार ऐसा काला फूल देखा है। ये तो बड़ा अजीब सा फूल है। लेकिन ये क्या, इस फूल के चारों तरफ ये कांटेदार झाड़ियां पड़ी हुई है। एक काम करती हूँ, मैं इन कांटेदार झाड़ियों को इस फूल से अलग कर देती हूँ। विभा जैसे ही उन कांटेदार झाड़ियों को अलग करती है, फूल बहुत खुश हो जाता है और उससे एक बहुत सुंदर और प्यारी आवाज आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अरे ये कैसा जादू है, एक फूल भला कैसे बोल सकता है? कौन हो तुम और बोल कैसे पा रही हो? दीदी, समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बस मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। कहिए आपको क्या चाहिए? धन, दौलत, घर या सुंदर राजकुमार? क्या सच में तुम कोई रहस्यमयी फूल हो और तुम मुझे ये सब चीज दिला सकती हो? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल, आप मांग कर तो देखिए। अगर तुम सच में ऐसा कर सकती हो तो मेरी एक मदद कर दो, जिससे मैं उस सेठ जी का कर्ज चुका सकूं। मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आ रही है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर विभा बहुत उदास हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक है दीदी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? अगर कोई भी इंसान मेरी काली पंखुड़ियों को छुएगा और बोलेगा तुम अब मेरी हुई, तो मैं उसके वश में हो जाऊंगी और वो जैसा कहेगा मैं वैसा ही करने लगूंगी। इससे मुझे खतरा हो सकता है, आप ये बात राजी रखिएगा। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। फूल खुश हो जाता है और विभा को बहुत सारा धन दे देता है, जिससे विभा खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ती है। तभी एक राजकुमार की नजर विभा पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो किसी राज्य की राजकुमारी से कम नहीं है। राजकुमार विभा के पास जाता है। तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम विभा है, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं भी पास के राज्य का राजकुमार हूँ। विभा राजकुमार को देखती ही रहती है और मन में सोचती है, कितना सुंदर राजकुमार है, काश मेरा राजकुमार भी ऐसा ही हो। मुझे तुम्हारी खूबसूरती भा गई है विभा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमार, ये तो मेरे लिए बड़े ही भाग्य की बात होगी, लेकिन मैं बहुत दिनों बाद अपने घर वापस जा रही हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और मेरे माता पिता से विवाह की बात करिए। अगर उन्होंने कह दिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल चलो। माँ, माँ, पिताजी, कहाँ हैं आप? सुनीता। अरे तू अब क्या लेने आई है यहाँ? तू तो ऐसे गायब हुई
जैसे कोई जादूगरनी हो। उस सेठ के तानों ने हमें अलग परेशान कर रखा है। आए दिन धमकी देता है वो। अरे ये कहाँ से आ गई? माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। देखो मेरे पास कितना सारा धन है। मैं उस सेठ के सारे पैसे उसे वापस कर दूंगी, फिर वो हमें कभी परेशान नहीं करेगा। विवाह के हाथों में बहुत सारा धन देखकर कमला लालच में आ जाती है और उसकी भाषा ही बदल जाती है। अरे बेटी, ये तूने क्या किया? इतना सारा धन लेकर तू अकेली, एक तो जवान और सुंदर लड़की, ऊपर से इतना सारा धन तेरे हाथ में है। हे भगवान, अगर रास्ते में तुझे कुछ हो जाता तो मैं भगवान के घर तेरी माँ को क्या मुंह दिखाती? लेकिन माँ। अरे लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। माँ हूँ मैं तेरी। तुझे पता है तेरे जाने के बाद कितना रोई हूँ मैं। जब से तू गई है एक भी दिन भरपेट खाना नहीं खाया है मैंने। हर वक्त तेरी चिंता लगी रहती थी। और एक तू है तुझे तो अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। पर बेटी, ये सब तेरे पास आया कहाँ से? वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ पिताजी। पिताजी, ये कौशलपुर राज्य के राजकुमार है और मुझसे विवाह करना चाहते हैं। बस आप लोगों की इजाजत लेने आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटे, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। मैं कुछ ही दिनों में विवाह से विवाह कर उसे यहाँ से ले जाऊंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। राजकुमार और विभा की शादी की बात सुनकर कमला और सुनीता का तो मानो खून ही सूख गया हो, लेकिन सबके सामने वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। अंदर ही अंदर विभा के प्रति नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। राजकुमार विदा लेकर चला जाता है और विभा अपने पिता के साथ घर के अंदर चली जाती है। देखा माँ, उसकी किस्मत। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत में तो बस कांटे ही कांटे हैं। हमने क्या क्या नहीं किया उससे छुटकारा पाने के लिए। अब वो फिर से आ गई है, ढेर सारा धन भी लेकर के आई है और राजकुमार से शादी भी। अरे रो मत बेटी, वो तो राजकुमारी बनने के सपने देख रही है ना। मैं उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तू यही रुक और देख मैं क्या करती हूँ। आखिर इन बाप बेटी में क्या खिचड़ी पक रही है और माजरा क्या है। आखिर इतना सारा धन, ये राजकुमार कुछ ना कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रही है, लेकिन मैं पता लगा कर ही रहूंगी। बेटी, ये सब क्या है और तेरे पास इतना धन आया कैसे? पिताजी, ये सब मुझे उस काले फूल ने दिया है। काला फूल? कौन सा काला फूल बेटी? विभा अपने पिता को सारी बातें बताती है। कमला चुपके चुपके सब सुन रही होती है। लेकिन पिताजी, उस फूल का एक रहस्य है। अगर उस फूल की पंखुड़ियों को कोई स्पर्श करके बोल देना कि तुम अब मेरी हो, तो वो फूल उसके बस में आ जाएगा और वही करने लगेगा जो वो कहेगा। अच्छा, तो ये बात है। अब देखती हो कैसे करती है ये उस राजकुमार से शादी। कमला अपनी बेटी सुनीता को लेकर जंगल जाती है और उस काले फूल को ढूंढती है। अरे अरे वो देख, लगता है वही है वो काला फूल जिसकी वो विभा बात कर रही थी। हाँ हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। अब जल्दी जल्दी जो बोला है वो कर। सुनीता उस फूल को अपने हाथों में स्पर्श करती है और कहती है, तुम अब मेरी हुई। चलो अब जल्दी से मुझे सुंदर बना दो। देखते ही देखते सुनीता बहुत सुंदर हो जाती है। माँ देखो मुझे, मैं सच में कितनी सुंदर हो गई हूँ। हाँ हाँ बेटी, अब इस फूल से बहुत सारा धन मांग। एक काम करते हैं माँ, इस फूल को ना घर ले चलते हैं, वहीं मांग लेंगे, वरना यहाँ से हम इतना सारा धन कैसे लेके जाएंगे। अरे वाह, मेरी बेटी तो सुंदर के साथ साथ अक्लमंद भी हो गई है। चल चल जल्दी चल। दोनों माँ बेटी घर की ओर जा ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर आ रहे हैं। माँ वो देखिए राजकुमार। अरे बेटी, अब तो सब कुछ तेरा ही है, अब क्या चिंता करना। तू इस फूल की मदद से सब कुछ मांग सकती है। मांग ले इस राजकुमार को भी।
सुनीता राजकुमार को भी उस फूल से मांग लेती है। सुनीता के कहते ही काले फूल का जादू राजकुमार को अपने वश में कर लेता है। वो तुरंत उनकी तरफ आकर कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ राजकुमार, बिल्कुल, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम मेरी शर्तें मानोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। बताओ मुझे क्या करना होगा, तो चलो। अरे इतनी भी जल्दी क्या है राजकुमार, पहले हमारे घर चलिए, फिर हम धूमधाम से आप दोनों का विवाह करेंगे। तीनों घर की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में घर पहुंच जाते हैं। सुनीता को राजकुमार के साथ देखकर मोहन और विभा आश्चर्य में पड़ जाते हैं।